हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके पीईबीटी की एग्जाम हो गई है। होप आपका पेपर अच्छा गया हो। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नीट जून बैच फिजिक्स पेपर। ओके, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर था। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव इन द वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्ट टू द फोर्स गिवन बाय F इक्वल टू -2y कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब वर्क डन फाइंड करना है। ओके, अलोंग द वाई एक्सिस। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं नॉर्मली, डॉट प्रोडक्ट। फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है -2y कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, एंड डिस्टेंस जो गिवन है वो 10 मीटर इन वाई डायरेक्शन, सो 10j कैप। सो डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 150 जूल। सो हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। Going to the next question. A body of mass 100 gram is rotating in a circular path of radius r with constant velocity to work done in one complete revolution. So one complete revolution में कितना work done हुआ होगा? That is we have to find out. Okay. So because as you know that वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होता है तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एंड परपेंडिकुलर जब भी हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन ऑलवेज जीरो होता है। सो आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स F इज न्यूटन इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल व्हिच डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू r इक्वल टू 2y कैप माइनस 1j कैप। टू वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज वर्क डन फाइंड करना है। Okay, a particle is displaced from zero origin to this point. तो वापस F dot displacement F is 5i cap plus 3j cap and displacement कितना हुआ है? तो 2i cap minus 1j cap। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूँ दोनों का तो 10 minus 3 which is equal to 7 जूल आ जाएगा। सो ऑप्शन आएगा प्लस 7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Particle moves from position r1 to r2 under the action of force this. The work done will be, to work done वापस फाइंड करना which is force dot displacement। force कितना है? 4i cap plus j cap plus 3k cap। okay, and displacement कितना हुआ है? तो displacement will be r2 minus r1। and displacement अगर फाइंड करो यहाँ पर 14 minus 3 will be 11i cap, 13 minus 2 is 11j cap, and 9 plus 6 is 15k cap। and यहाँ से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूँ तो ये 4 11 से 44 plus 11 plus 45, so that will be 55 plus 45, that is equal to 100 joule। So A option. Next question. For particle moves under the effect of force from x0 to x1 to work done in the process. Work done वापस पूछा, but because it's a variable force, तो यहाँ पर जो work done फाइंड करेंगे उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे f dot dx का। f is cx dx and a particle moves from 0 to x1। तो यहाँ से ये cx square by 2 हो जाएगा, and if I will put the limits, that will be c x1 square by 2 minus 0 which is c x1 square by 2 आ जाएगा। okay, so which is B option। going to the next question। a position dependent force F equal to this Newton on a small body of mass 2 kg displaces from x equal to 0 to 5 work done in joules। वापस work done find करना है force dot displacement, but because as the force is variable you have to use integration। so 7 minus 2x plus 3x square dx एंड 0 से 5 डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3। सो दैट इज 7x माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। अगर मैं अपर लिमिट पुट करूं तो 35 माइनस 25 प्लस 5 5 से 25 से 125 माइनस 0, तो 10 प्लस 125 is 135
and that is in joules. So D option. The adjacent figure shows the force displacement graph of a moving body, the work done displacing from 0 to 35 joule. So 0 से 35 जूल, मतलब यहाँ तक वर्क डन कितना लगेगा डिस्प्लेसिंग. सो ये हमें फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना होगा. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है उसमें जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू दिस एरिया. तो ये एरिया फाइंड करेंगे. तो लेट अस कंसीडर कि दिस इज अ ट्राइंगल. ओके, ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 10. ओके, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, फर्स्ट इसका एरिया फाइंड करेंगे विच इज हाफ इंटू 10 इंटू 10 विच इज 50 जूल. फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का विच इज 20 इंटू 10. 20 इंटू 10 मतलब 200 जूल. और फिर ये ट्राइंगल का ये इतने पार्ट का ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे. तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है. तो दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 10. तो 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 विच इज 15 बाई 2 इंटू 5. So that is तो ओके, इन तीनों का ऐड करेंगे तो 250 प्लस 37.5 287.5. तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, particle is placed at the point A of a frictionless track. ABC as shown in the figure. It is pushed slightly towards right. Okay, so there is a particle here. It is pushed slightly towards the right. Find its speed when it reaches the point. When it reaches the point B, I think so यहाँ पर B होगा B. So यहाँ पर हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. हम यहाँ पर करेंगे क्या? बिकॉज देयर आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हियर. तो जो इनिशियल पोटेंशियल है ना जो होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. यहाँ पर जो होगी वो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल होगी एंड यहां पर जब वो आएगा तो देयर विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. सो जी इज 10. हाइट डिफरेंस कितना है? 1 है ये 0.5. तो हाइट डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.5. मतलब h माइनस h डैश को मैं लिख दूंगा 0.5. तो ये 10, दिस इज 0.5, दिस इज हाफ वी बी स्क्वायर. तो वी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 5 इंटू 2 10. तो वी बी हो जाएगा रूट ऑफ 10 विच इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट, two bodies of mass m1 and m2 have equal kinetic energy if p1 and p2 are respective momentum then p1 by p2 is. तो p1 by p2 फाइंड करना है. तो रूट ऑफ 2 e m1 अपॉन रूट ऑफ 2 e m2. काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है. ओके, तो मोमेंटम का रेशियो 2e कैंसिल हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ m1 बाई m2 विच इज डी ऑप्शन सी. Next, two bodies with kinetic energy in the ratio 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is, तो momentum equal है. Momentum equal है तो ऐसे हो गया kinetic energy is p square by 2m. So if momentum is equal to kinetic energy is proportional to 1 by m, तो k1 by k2 या m1 by m2 will be equal to k2 by k1 हो जाएगा. They are inversely proportional. K1 by K2 is given by 4:1. तो K2 by K1 will be 1 by 4. तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन. If the momentum of a body is increased by 100%, then the percentage increase in the kinetic energy.
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। 100% इंक्रीज करना मतलब डबल कर देना। तो मोमेंटम अगर डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो k कितना हो जाएगा? डेट विल बी 4p स्क्वायर बाई 2m, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी तो परसेंटेज इंक्रीज अगर फाइंड करें, परसेंटेज इंक्रीज विल बी डेल्टा k बाई k इंटू 100। डेल्टा k कितना है? पहले k था, फिर 4k हो गया, तो 3k का डिफरेंस डिवाइड बाई k इंटू 100। सो हमारा आंसर आ जाएगा 300%, विच इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन E and V। E मीन्स काइनेटिक एनर्जी, आई थिंक सो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ m v स्क्वायर। तो E इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो जो ग्राफ होगा इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे ग्राफ होगा, पैराबोलिक ग्राफ होगा। ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 5%, द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। अब मोमेंटम अगर 5% इंक्रीज होता है, दैट मीन्स 5% इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा? P2 विल बी 1.05 टाइम्स P1। ओके, ऑलरेडी P1 तो था ही, प्लस 5% ऑफ P1 ऐड होगा, तो टोटल P2 कितना हो जाएगा? 105 बाई 100 इंटू P1 विच इज 1.05 इंटू P1। तो यहां पर हम जब K डैश फाइंड करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी 1.05 P का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 105 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 105 का स्क्वायर 25 एंड 11025 हो जाएगा। ओके, सो आई विल राइट 1.1025 P स्क्वायर बाई 2m। सो अब हमें फाइंड क्या करना है? परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है, डेल्टा k बाई k इंटू 100 फाइंड करना है। डिफरेंस कितना है? तो पहले k था, अब 1.1025 k हो गया। ओके, सो आंसर क्या आएगा? 10% आएगा। एग्जैक्ट आंसर विल बी 10.25%, बट we can say approximately it is 10%. Okay. Next, two bodies are having kinetic energy in the ratio of 16 by 9. They have same linear momentum. The ratio of the masses will be, momentum is same. The kinetic energy is equal to p square by 2m. So if momentum is same, so k is proportional to 1 by m. So m1 by m2 will be equal to k2 by k1। k2 by k1 9 by 16 होगा, सो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। A 50 kilogram man with 20 kilogram load on his head climbs of 20 steps of 0.25 meter height each. The work done in climbing. The work done find करना है, because he is moving vertically upward, तो always work done किसके इक्वल होता है? Potential energy change which is mgh। तो टोटल मास कितना है? मैन को खुद का भी मास लिफ्ट करना होगा एंड 20 किलोग्राम लोड भी, मतलब टोटल मास 70 हो जाएगा। G इज लेट्स से 10, H इज इक्वल टू H कितना है? तो 20 स्टेप्स ऑफ 0.25 मीटर ईच, सो दैट विल बी 5 मीटर। 700 इंटू 5 मतलब आंसर आ जाएगा 3500। मे बी 9.8 लिया होगा यहाँ पर, इसलिए आंसर वेरी क्लोज टू 3430 जूल होगा। गोइंग टू नेक्स्ट, द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 किलोग्राम व्हिच फॉल्स फ्रॉम अ height of 50 centimeters. The decrease in potential energy, that will be equal to mgh. So m is 20, J is 9.8 and H is 50 centimeter. So 0.5 meter, 0.5 into 20 कितना हो जाएगा? That is 10. तो आंसर आ जाएगा 98 जूल, which is B option. Next, a meter stick of mass 400 gram is pivoted at one end and displaced to an angle of 60 degree. The decrease in its potential energy. मतलब एक stick है ऐसे like this, okay, which is pivoted this end
and displace it and displace to an angle of 60 degree. तो 60 degree ऐसे जाएगा, displace होगा like this. So the increase in the potential energy कितनी होगी? तो ये देखो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा एंड अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा. तो इफ यू वांट टू फाइंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल यू हैव टू फाइंड आउट के व्हाट इज द हाइट डिफरेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो फ्रॉम दिस फिगर हियर आई कैन से if I want to find out the center of mass, तो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था? लेट्स से मीटर्स, ठीक है, मतलब ये पहले जो था वो 0.5 के इक्वल था. ओके, हाफ कितना होगा? 0.5. अब ये भी 0.5 होगा एंड दिस एंगल इज 60. तो ये जो पोर्शन हो जाएगा दिस विल बिकम this will be equal to 0.5 cos 60. So that is 0.25. मतलब सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट तक गया? पहले 0.5 था, अब 0.25 हो गया. तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, where m is given by 0.4 kilogram, g is let's take 9.8 and h is 0.25. यहाँ से 0.25 into 4.4 कितना हो जाएगा? 25 4 से 100 होता है. So 10 आ जाएगा into 9.8. So this is 125 into 4.4 is close to 1. ओके, मतलब 1 आंसर आएगा. नेक्स्ट, a 0.4 kilogram mass takes 8 seconds to reach ground when dropped from a certain at P above the surface of Earth. Loss of potential energy in the last second of fall. ओके, लास्ट सेकंड में कितना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा? तो यू हैव टू फाइंड आउट कि लास्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड अगर फाइंड करना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड. तो डिस्टेंस u कितना था? 0. एक्सेलरेशन इज 10/2 in the 8th second. तो 5 into 15 75 जूल. अब हमें फाइंड क्या करना है? द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज डेल्टा यू विच इज mgh. तो m कितना लेंगे? m इज 0.4, g 10, h की वैल्यू दिस इज 75 मीटर, सॉरी. यहाँ से 4 into 75 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 300 जूल. तो ए ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो जिसमें जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है उसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. चारों में से एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है. सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर. 20 क्वेश्चन. स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर हैज एन इनिशियल स्ट्रेच ऑफ 0.2 मीटर. इन चेंजिंग द स्ट्रेच टू 0.25 द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज इक्वल टू k हाफ k स्क्वायर. ओके, तो इफ यू वांट टू कंपेयर, अगर यहाँ पर दो अलग अलग केसेस को कंपेयर करना है तो पहले कितना था? के तो सेम रहेगा, तो x1 स्क्वायर अपन x2 स्क्वायर. अब पहले कितना था स्ट्रेच? 0.2 स्क्वायर. ओके, हमें एक्चुअली डिफरेंस फाइंड करना है तो यू विल टेक u2 माइनस u1 ही ले लेते हैं. ओके, विच इज हाफ k x2 स्क्वायर माइनस हाफ k x1 स्क्वायर. हाफ इंटू के कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट में आएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. k की वैल्यू क्या होगी? 10.
x2 मतलब 0.25 का स्क्वायर और ये x1 मतलब 0.2 का स्क्वायर, यहाँ से 5, ये 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0625 यानी हो जाएगा 0.04। सो डिफरेंस फाइंड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 2.225 0.0225 इंटू 5 और दैट विल बी so it is close to 0.1 joule. Okay. Next, two springs of spring constants 1500 Newton per meter and 3000 Newton per meter respectively are stretched with the same force. They will have potential energy in the ratio. So again, you have to find out the potential energy. Okay, a potential energy, as you know, that is half kx square, where k तो हमें directly given नहीं है, sorry k is given but x given नहीं है, तो x को replace कर रहे थे f upon k से, okay, because you know that f is equal to क्या होता है, kx होता है, x is equal to f by k, तो half k f square by k square हो जाएगा, एक k cancel हो जाएगा, so it will become f square upon 2k. तो now comparing this two, तो हमें पता है कि force तो दोनों में same है, तो u will only depend on k. So if I will find out u1 by u2, that will be equal to k2 by k1. K2 is 3000, k1 is 1500. So our answer will be 2:1. That means C option. Going to next, a spring of force constant 800 Newton per meter has an extension of 5 cm. The work done in extending from 5 to 15. तो k कॉमन निकाल लेते 800, फाइनल 15 स्क्वायर है, इनिशियल 5 स्क्वायर है, एंड बिकॉज सेंटीमीटर में तो विल कन्वर्ट इनटू मीटर 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पर ये 400 हो जाएगा, दिस इज 225 - 25 इज 200 इंटू 10⁻⁻⁴, सो दिस इज 80000 इंटू 10⁻⁻⁴, विच इज 8 ऑफ जूल. ओके, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन. A mass of 0.5 kilogram moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant k equal to 50. The maximum compression of the spring. Okay, मतलब एक ब्लॉक है जो क्या हो रहा है, यहां से जाके स्प्रिंग के साथ कोलाइड हो रहा है, एंड इट्स स्पीड इज 1.5 मीटर पर सेकेंड and the mass is 0.5 kilogram. Okay, and the k of the spring is 50 Newton per meter. The maximum compression. So maximum compression जब होगा, then kinetic energy will be converted into potential energy of spring. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि mv स्क्वायर की वैल्यू kx स्क्वायर के इक्वल होगी, और I can say x स्क्वायर की वैल्यू mv स्क्वायर by k के इक्वल होगी. Now we know the mass is 0.5. The velocity is 1.5 square and k is given by 50. तो यहाँ से I can say that 0.5 into 100 will be 50 and 1.5 square will be 2.25. Divide by 100, so the final answer will be 0.0225. Okay, and that is also x square actually. This is x square. So if you want to find out x, तो 0.0225 का रूट फाइंड करना होगा. 0.225 का रूट फाइंड करना, 225 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख लेते पहले. 225 का रूट 15 होगा, दिस इज 10⁻⁻² होगा, सो आंसर आ जाएगा 0.15. ओके, दैट इज इन मीटर, सो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 0.02 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज u. इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 0.1 मीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी. तो ओनली डिफरेंस इज इन x. ओके, स्ट्रेचिंग में डिफरेंस है, तो यू विल टेक द रेशियो u1 by u2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, x1 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर. अब पहले एक्सटेंशन कितना है, तो 0.02 है, बाद में एक्सटेंशन कितना हो गया, 0.1 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे
तो ये फाइजा एंड 1/25 हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, दैट मीन्स कि अगर अर्लियर इट वाज यू, तो फाइनली इट विल बिकम 25 times of u. So which is the option? Going to next. The pointer reading versus load graph for a spring balance is as given below. Extension versus load graph, the spring constant is what? So as you know that f is equal to kx होता है, तो if you will draw the graph between extension and load, तो extension is equal to f by k होगा. If you will compare it with y is equal to mx, you can clearly see कि f की जगह पर x है, x की जगह पर y है, तो m की जगह पर क्या होगा? 1 by k. Slope of the graph will be 1 by k. ओके, तो इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं. इसका स्लोप कितना होगा? तो डेट इज यहाँ पर ये 30 है, यहाँ पर ये 4 है, तो स्लोप विल बी 30/4 एंड डेट इज इक्वल टू 1 by k. तो 1 by k की वैल्यू 15/2 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी 2/15. One mistake I have done here actually. It will not be 30/4. 30 minus, यहाँ पर 4 minus 1 है, so ये 3 होगा, तो स्लोप विल बी 30/3 होगा. तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/10 which is 0.1 न्यूटन पर मीटर. सो ऑप्शन आ जाएगा ए. Moving to next. Two similar springs P and Q have spring constants Kp and Kq such that Kp is greater than Kq. They are stretched first by the same amount, then by the same force. The work done by the springs are related as in case A and case B respectively. तो पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं. ओके, तो फर्स्ट केस में सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया. ओके, सो सेम अमाउंट मीन्स xp will be equal to xq. And if I want to find out the relation between work done, तो work done is potential energy half kx square. So यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर k भी डिफरेंट है, x सेम है, k डिफरेंट है. x is same in both the cases. तो u is proportional to k. तो kp is greater than kq. तो up will be greater than uq. Or I will say work done of p will be greater than work done in q. ओके, ये फर्स्ट केस की. अब सेकंड केस की बात करें, तो सेकंड केस में फोर्स इक्वल है. तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिप्लेस दिस x. ओके, x को फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे, तो फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो इट विल बी F अपॉन K. तो हो जाएगा हाफ F स्क्वायर अपॉन K. तो U is inversely proportional to K. So I can say if Kp is greater than Kq, Up is less than Uq, or work done in P is less than work done in Q. तो पहले work done greater था, अब work done less होगा. पहले work done greater था, then work done less होगा. So C option आएगा. Okay. Assertion reasoning statement question है. If two springs of force constant given get respectively are stretched by the same force, it is found that more work is done on spring S1 than on spring S2. So force is same, okay? F1 is equal to F2. So it is found that work done on spring S1 is more than work done on spring S2. If stretched by the same amount, work done on S1 ओके, अगर फोर्स इक्वल होगा तो ये केस होगा. सो अगर x1 और x2 इक्वल है तो वर्क डन क्या होगा? लेट्स चेक. सी, अगर वर्क डन हाफ kx स्क्वायर, वर्क डन अगर ग्रेटर है तो आई कैन से हाफ k1 x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन हाफ k2 x2 स्क्वायर. ओके, k1 वी डोंट नो द रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2. x को हम रिप्लेस कर देते हैं, x will be replaced by f upon k.
एंड यहां पर भी आ जाएगा F अपॉन के. सो यहां पर F स्क्वायर अपॉन K1 will be greater than F square upon K2. F square will also get cancelled. So 1 upon K1 is greater than 1 upon K2. But I will say K1 is less than K2. मतलब जो स्प्रिंग होगी उसमें K1 लेस देन K2 होगा. यहाँ से हमने ये इन्फॉर्मेशन फाइंड कर ली. अब फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं. अगर सेम अमाउंट से स्ट्रेच करेंगे तो क्या वर्क डन ऑन x1 ग्रेटर होगा. तो लेट्स टेक इट. x1 अगर ग्रेटर देन x2 है तो वर्क डन इन फर्स्ट स्प्रिंग विल बी हाफ k x1 स्क्वायर. ओके, अगर x1 एंड x2 सेम है तो वर्क डन डिपेंड किसके ऊपर करेगा, k के ऊपर. तो जिसका k ग्रेटर होगा, एज यू नोटेड K1 इज लेस देन K2 गिवन है हमें ऑलरेडी, हमने फाइंड कर लिया है. तो W1 विल बी लेस देन W2. सो यहां पर बोले वर्क डन S1 इज मोर देन S2. दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट. एंड K1 लेस देन K2, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. So I will say statement 1 is false, statement 2 is true. Find the maximum tension in the spring if initially spring is at its natural length when block is released from rest. Okay, so यहाँ पर देखो अगर block अगर release होगा because of the gravitational force के नीचे जाएगी, spring extend होगी. तो at that point force कौन से लग रहे होंगे कि नीचे की साइड mg and ऊपर की साइड लग रहा होगा kx and plus some acceleration भी होगा. So you have to find this kx here actually. तो kx फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि we can use the conservation of energy principle कि potential energy जब इस ब्लॉक नीचे आएगा तो potential energy will convert into spring potential energy. Okay, तो कितनी x अगर एक्सटेंशन होगा तो mgx, यहां से मैं kx की वैल्यू क्या मिल गई, 2mg के इक्वल मिल गई. मतलब kx से हमारा टेंशन होता है. ओके, k टेंशन इज 2mg. सो हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन. A block is fastened to a horizontal spring. The block is pulled to a distance of x equal to 10 cm from its equilibrium position on a frictionless surface from rest. The energy of the block at x equal to 5 cm is 0.25 joule. The spring constant of the spring is what? मतलब हमें गिवन है कि जब ब्लॉक x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर है तब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.25 जूल के इक्वल है. ओके, वैसे यू नो कि यहाँ पर बिकॉज फ्रिक्शनलेस सरफेस है मतलब एनर्जी विल रिमेन कंजर्व. तो जब उसको खींचा होगा 10 सेंटीमीटर तब उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके, एंड जब वो भी x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तब उसके पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जिस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो दोनों क्या होगी, सेम होगी. तो इनिशियल इट हैज एनर्जी हाफ k x naught square, where x naught is the maximum displacement from the mean position. K हमें given है 0.25 and U2 given है half k x square. So यहाँ से अगर मैं ये साइड यहाँ पर चेंज कर दूँ तो half k कॉमन x naught square minus x1 square, that is equal to 0.25. Okay, k into x naught की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, x1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, इंटू 10⁻⁻4 कर देते ताकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए. इज इक्वल टू 2 इस साइड जाएगा तो 0.5 आ जाएगा. सो 75 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0.5. सो ये सॉल्व करेंगे हम. सो इट विल बी 1000 अपॉन 15 और आई विल से 200 by 3 is 6.66 और अप्रोक्सीमेटली 67. तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम रेस्ट ऑन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.2. The body is pulled to a distance of 10 meter by a horizontal force of 25 Newton. The kinetic energy acquired by it is. तो ये ब्लॉक को 10 मीटर डिस्प्लेस किया. ओके, सो एज यू नो कि यहाँ पर फ्रिक्शन है, दैट मीन्स वर्क डन
जो वर्क डन किया दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम जो एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन. तो टोटल वर्क डन विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस सम काइनेटिक एनर्जी. ओके, जो भी वर्क डन होगा वो थोड़ा फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन के थ्रू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो टोटल वर्क डन कितना किया कि 10 मीटर और 10 मीटर डिस्टेंस किया तो फोर्स कितना लगा 25 न्यूटन. और 25 इंटू डिस्प्लेसमेंट विल बी 10. फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया होगा तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी F इंटू डी वेर F इज म्यू एन इंटू डी. म्यू की वैल्यू 0.2. नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल होगा वेर m इज गिवन बाय 5 किलोग्राम एंड डिस्प्लेसमेंट इज 10. तो यहाँ पर ये 5 इंटू 0.2 इज 1. तो 100 जूल नेगेटिव में आंसर मिलेगा. तो यहाँ पर माइंड बट दैट इज 100 हम लिख देते हैं डायरेक्टली. प्लस काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ. मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना डायरेक्टली तो के ही लिख देता हूँ. तो यहाँ से के कितना मिल जाएगा 250 माइनस 100 इज 150 जूल. तो our answer will be B option. Going to next, a small block of mass m is kept on a rough inclined surface of inclination theta fixed in an elevator, and the elevator goes up with a uniform velocity v, and the block does not slide on the wedge. The work done by the force of friction on the block in time t will be. टेल इसको लिफ्ट में रखा हुआ है. लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v, एंड वो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं हो रहा वेज के ऊपर. सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नाउ लुक, यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ बिकॉज इट इज गिवन दैट इट डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज. तो जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ दैट मीन्स वर्क डन विल बी 0. So our answer will be A option. A cylinder of 10 kilogram is sliding in a plane with an initial velocity of 10 meter per second. If the coefficient of friction between the surface and the cylinder is 0.5, the initial velocity of 10 meter per second, and before stopping, it will cover a cylinder which is sliding on a plane. Initial speed is given, coefficient of friction is given, and before stopping कितना distance वो cover करेगा वो हमें फाइंड करना है. So यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं that the work done by the friction force is equal to change in kinetic energy. Work done by friction force कितना होगा that will mu into n into d. एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के पहले इतनी हाफ एम वेज करती बाद में 0 हो जाएगी. इट विल स्टॉप. अब यहाँ से मैं म्यू की वैल्यू, म्यू इज गिवन बाय 0.5, नॉर्मल फोर्स इज गिवन बाय mg व्हिच इज 10 into 10. डी इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट. मास हमें वापस कितना लेना है 10 किलोग्राम एंड वेलोसिटी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर. सो यहाँ से 10 ये 10 और ये 10 स्क्वायर कैंसिल कर देता हूँ. तो 0.5 इंटू डी विल बी इक्वल टू 5 और आई विल से d इज इक्वल टू 10. हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, सो आंसर डी ऑप्शन. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass 2 kg is thrown up vertically with kinetic energy of 490 joule if the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second squared and the height at which the kinetic energy of the body becomes half of its original value. मतलब एक बॉडी को थ्रो किया अपवर्ड, ओके, विद काइनेटिक एनर्जी 490 जूल. अब वो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो कब काइनेटिक एनर्जी जो होगी becomes half of its original value. Now it is very simple. Okay, क्या हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ कब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी हाइट हाफ हो जाएगी, बिकॉज एज यू नो कि काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर ये हाफ होगी तब एच भी क्या होगा, हाफ होगा. सो डायरेक्टली हमें फाइंड क्या करना है, टोटल हाइट का हाफ फाइंड कर लेना है. ओके, बट टोटल हाइट उसने कितना फाइंड किया होगा, तो हमें पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली. तो कितनी हाइट तक वो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 490,
मास कितना है 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू लेट्स टेक 9.8 एंड एच हमें फाइंड करना है। यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 490 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, 9.8 50 एंड इट इज 25 मतलब जो टोटल हाइट वो कवर करेगा वो कितनी करेगा 25 मीटर, उसकी हाफ जो होगा वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। इसका हाफ कितना होता है दैट विल बी 12.5 मीटर, मीन्स बी ऑप्शन। Moving to next, the force constant of a weightless spring is 16 Newton per meter. A body of mass 1 kilogram suspended from it is pulled down through 5 seconds and released. Okay, इसको पुल करी किया नीचे through 5 centimeter and released. तो 5 सेंटीमीटर का पुल करेंगे हम। So we know that finally होगा क्या हम, if we pull it downward by 5 सेंटीमीटर, let's say मैंने इसको ऐसे पुल किया, तो तब उसके पास एनर्जी कौन सी होगी, so it will have the spring potential energy and finally अब जब वो ऊपर जाएगा तो that spring potential energy will be converted into kinetic energy and some of them will be converted into potential energy as well. तो half kx square will be equal to काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी जब वो मीन पोजीशन पर आएगा। ओके जब वो मीन पोजीशन पर आएगा मतलब यहां पर वापस आ जाएगा तब वापस उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो इन अ वे वी कैन से हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर मैं उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करूं तो k की वैल्यू 16 है, दिस इज तो 8 होगा इंटू 25 होगा इंटू 10⁻⁻⁴। इतनी एनर्जी उसके पास होगी टोटल एंड दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक। So that is 0.02 joule, but यहाँ पर आंसर एक्चुअली 0.02 जूल ही आएगा बिकॉज इट्स नॉट the maximum potential energy will be equal to maximum kinetic energy, so that will be 2 into 10⁻² joule आएगा आंसर। A spherical ball of mass 20 kg is stationary at the top of a hill of height 100 meter. Okay, now it slides down a smooth surface to the ground and climbs up another hill of height 30 meter. And finally slides down to a horizontal base at a height of 20 meter. About the ground, the velocity attained by the ball is, मतलब वो 100 से आके स्लाइड करके 3 मीटर पर जाके वापस 20 मीटर पर जाएगा। ओके सो नाउ यहाँ पर बिकॉज फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। पहले उसके पास कौन सी एनर्जी थी, mgh थी, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड, जब वो यहाँ पर आएगा तो सम ऑफ देम विल बी कन्वर्टेड इनटू हाफ mv², सम ऑफ देम विल बी कन्वर्टेड इनटू mgh'। यहाँ पर उसके पास mgh माइनस mgh' इज इक्वल टू हाफ mv², तो ये m तो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। तो हाइट डिफरेंस कितना है, पहले 100 था अब 20 है, तो हाइट डिफरेंस h माइनस h' विल बी 80 एंड v² एज इट इज। यहाँ से g की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, 10 इंटू 80 इज 800 इंटू 2 विच इज v², तो v² हमारा आ जाएगा 1600 एंड v हमारा आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड।
So our answer will be C option. Next, if W1, W2 and W3 represent the work done in moving a particle from A to B along three different paths in the gravitational field of a point mass m, find the correct relation between W1, W2 and W3. Work done in taking the particle from part 1, part 2 and part 3 का relation find करना है. Because it's in a gravitational field, तो which is a conservative field, तो जो work done होगा only depend करेगा initial point पर and final point पर. तो कोई भी part लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, work done will be equal in all the cases. So our option will be B option. Moving to next question, the graph between the resistance force acting on a body and the distance covered by the body is shown in the figure. The mass of the body is 25 kg and the initial speed velocity is 2 meter per second. When the distance covered by the body is 4 meters, kinetic energy will be. The force versus displacement का graph given है. Okay, and we have to find out the kinetic energy कितनी होगी. तो ये जो ग्राफ का एरिया होगा that is equal to work done के equal होगा. And work done is Ki minus Kf. Okay, so Ki will be half mv square minus Kf. So half into mass लेंगे 25, velocity will be 2 square minus Kf. तो ये हमारा हो जाएगा 2 cancel and that is 50 minus Kf. तो Kf will be equal to 10 joule हो जाएगा. So our answer will be D option. Going to the next question. A particle of mass 0.1 kg is subjected to a force which varies with distance as shown. If it starts its journey from rest at x equal to its velocity at x equal to 12 will be. So वापस हमें velocity find, as you know that work done is equal to force into displacement. Work done is equal to change in kinetic energy. Okay. So as you know that यहाँ पर तो work done positive होगा, तो work done कितना है? तो work done is given by this area. अभी area कितना है? So you can find out this is ये triangle का area होगा half into 10 into 4, तो 20 के इक्वल होगा. ये triangle का area कितना होगा? half into 4 into 10 which is also 20. And ये जो square है उसका area अगर मैं find out 4 into 10 which is 40. So 20 plus 40 plus 20 which is 80 joule. Kf we have to find out, which will be let's say half mv square. Initial speed was 0, so kinetic energy will be also 0. So that is I will say 160 is equal to mv square. उसमें m की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 किलोग्राम. So v square हमारा हो जाएगा 1600 and v हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड. So that is D option. Going to the next, a particle moves with velocity 6 I cap minus 4 j cap plus 3 k cap under the influence of a constant force. The instantaneous power developed to the particle. तो P is equal to F dot V होता है. Power की का वेक्टर गिवन है, सॉरी फोर्स का वेक्टर गिवन है, वेलोसिटी का वेक्टर गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ से 26 is 120, 15 4 is 60, 5 3 is 15, तो 60 minus 15 हो जाएगा 45 watt. That is B option. Power of a water pump is 2 kilowatt if G equal to this, the amount of water it can raise in 1 minute. The power for raising the water, that will be equal to the work done upon time. Work done will be equal to mgh. Okay, so the amount of water it will raise in 1 minute. We have to find out in volume, in terms of volume. तो पहले यहाँ से पावर अगर मैं 2 किलोवाट 2000 ले लूँ, मास वी डोंट नो, जी की वैल्यू लेट्स टेक इट 10, एच इज 10 मीटर एंड टाइम इट विल टेक विल बी 1 मिनट विद 60 सेकेंड्स. तो ये जीरो कैंसिल, 2000 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, दैट विल बी अवर मास. तो मास विल बी 1200 kg. Okay, so volume finding out, volume is equal to mass upon density. Mass is 1200, density is 1000. So the volume will be, otherwise let's, so volume will be 1.2 meter cube. And if you want to convert it into liter, to multiply it by 1000, so that will be 1200 liters. So our answer will be D option.
In a circus, stuntman rides a motorbike in a circular track of radius and a vertical plane. The maximum speed at highest point of track will be. So सर्कुलर ट्रैक पे अगर वो मूव करेगा तो यहां पर आके उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो जब यहां पर आएगा तो there will be no normal force acting on it. Only force will be mg and that on upside it will be mv square by r. ओके, मिनिमम स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मल फोर्स को जीरो मान लेंगे, तो mv स्क्वायर बाय r को mg से इक्वेट करेंगे, सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? rg, एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ gr या rg. सो आवर आंसर विल बी डी ऑप्शन. A sphere is suspended by a thread of length L. What minimum horizontal velocity has to be imparted to the ball to reach to the height of the suspension? मतलब इसको हमें यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है, तो कितनी वेलोसिटी इंपार्ट करनी पड़ेगी? तो दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgl के इक्वल होगी. तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgl कर लो. यहां से हमें v स्क्वायर मिल जाएगा 2gl और v मिल जाएगा रूट ऑफ 2gl. सो आवर आंसर विल बी डी ऑप्शन. A block follows the path as shown in the figure from height h. If radius of curvature of the circular part is r, the relation that holds it to complete the full circle. अब देखो यहाँ पर भी पार्टिकल यहाँ से जब ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड यहाँ तक आएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो टू कंप्लीट द फुल सर्कल उसके आई विल से कि उसके पास जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, यहां पर जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो हमें फाइंड करनी है. सो यहां पर देखो, यहां पर जब वो आएगा सो डेल बी mv स्क्वायर बाय r एंड नीचे लगेगा mg फॉर मिनिमम स्पीड. ओके, mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू एटलीस्ट mg से ग्रेटर होना चाहिए और इट शुड बी इक्वल. So I will say V should be greater than equal to Rg. Okay. Now अगर मैं if I will find out the value of velocity, मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूँ तो पहले उसके पास एनर्जी कौन सी थी? mgh. बाद में एनर्जी कौन सी हो गई? There was some kinetic plus there is some potential. पोटेंशियल कितना हो गया? कितनी हाइट पर आएगा? 2r. तो mg इंटू 2r. यहाँ से मैं m कैंसिल कर दूंगा. अब मुझे फाइंड क्या करना है कि वेलोसिटी h फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. तो gh इज इक्वल टू v स्क्वायर की वैल्यू rg पुट कर देता हूं. ओके, तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5r/2 के इक्वल होनी चाहिए. या एक्चुअली ये कब होगा? जब मिनिमम वेलोसिटी होगी. मिनिमम वेलोसिटी क्या हमने लिया? तो h की वैल्यू एटलीस्ट 5r/2 तो होनी चाहिए. उससे ग्रेटर हो तो ज्यादा बेटर है. मतलब आई विल से इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा. इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ताकि वो फुल सर्कल कंप्लीट कर सके. तो आंसर आएगा हमारा बी, नॉट बी, सॉरी, डी ऑप्शन. Going to next, a car of mass starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of this car is proportional to. तो हमें पावर गिवन, instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. The instantaneous velocity of this car, instantaneous velocity find करनी है. Okay, तो पावर अगर कांस्टेंट है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज इक्वल टू एफ इंटू वी. पावर अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, एफ को क्या लिख दूंगा? एफ विल बी इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी. ओके, यहां से मैं कह सकता हूं कि पी नॉट इंटू डी टी इज इक्वल टू एम वी इंटू डी वी.
इफ विल इंटीग्रेट बोथ द साइड्स तो पी नॉट टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2. ओके, नाउ इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द कार कैसे प्रोपोर्शनल है? तो वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 2 पी नॉट टी बाई एम, और आई विल से वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पी नॉट टी बाई एम. मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी है, तो that is equal to t raised to half. Okay, what is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop to of radius r so that it can complete the loop? Okay, कितनी velocity से वो enter होगा so that it can complete the loop. वापस हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब मिनिमम वेलोसिटी के लिए यहाँ पर जब आएगा तो उसके पास जो mg होगा that should be equal to mv square by r होना चाहिए. मतलब mg will be equal to mv square by r होगा, so I will say that v square is equal to rg हो जाएगा and v is equal to root of rg हो जाएगा. तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो रूट ऑफ rg के इक्वल होगी. तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी उसके पास क्या है? तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी उसके पास क्या है कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस सम पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू 2r. तो यहां से मैं m कैंसिल कर दूं अगर, तो वी नॉट स्क्वायर डेट वी डोंट नो, 2 इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी स्क्वायर प्लस 4gr. वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो वी स्क्वायर इज गिवन बाई आर जी प्लस 4rg, so that is 5rg. तो v नॉट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5rg. मीन्स आवर आंसर विल बी बी ऑप्शन. ओके, सो दैट्स ऑल. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. थैंक यू.